नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया केयर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों अभी तक हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है रेस्पिरेशन, या उसी को बोलते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, अभी तक इस चैप्टर का हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं। छोटा छोटा ही लेक्चर है जो बहुत बड़ा नहीं है। इससे जस्ट पहले वाला जो तीसरा लेक्चर है ये बहुत छोटा, लगभग 9-10 मिनट का है, तो बहुत बड़ी लेक्चर नहीं है। 9-10 मिनट का हमने जानबूझ के नहीं बनाया है, क्योंकि वो उतना ही किसी टेक्निकल इशू की वजह से लेक्चर होते होते ही कंप्लीट हो गया, जिसके वजह से और आगे नहीं बन पाया, तो मैंने उसी लेक्चर को अपलोड कर दिया। अब जस्ट उससे आगे मैं कंटिन्यू करते जा रहा हूं बच्चों। अभी तक मैंने उस डायग्राम को, तीसरा लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिखाया मैंने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें लंग्स वगैरह के बारे में बोले, एक फिगर बना के, आदमी का फिगर बना के दिखाया, और साथ ही साथ मैंने उसमें जो लोब्स होते हैं उसको भी मैंने डायग्राम के थ्रू से ही बताया। तो आप नीट ड्रॉपर्स का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फिर से हम लोग नीट ड्रॉपर्स, जो हम लोगों ने नीट के लिए जो ड्रॉप किया है, उसमें क्या मकसद है? यही कि नीट में हमको अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आना है। तो हमारा तो यही मकसद है भी ना, कि 360 में 360 नहीं, कम से कम 350 तक तो लाएं हम। इसी वजह से हम लोग नोट के साथ, अच्छी नोट, टॉपर्स नोट के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको वीडियो लेक्चर के दौरान ही नोट्स लिखा हुआ मिलेगा। कैसे कैसे आप लोग को कुछ नहीं करना है, पढ़ते जाना है, और पढ़ते पढ़ते साथ ही साथ आपको भी कॉपी रखना है, पेन रखना है, और जैसे जैसे मेरे नोट्स में लिखा हुआ है वैसे वैसे वीडियो को पॉज करके आपको बनाना भी है नोट्स, और जो मैं समझा रहा हूँ उसको गौर से सुनकर समझना है और उसको याद रखना है। बिल्कुल ऐसा ही करना है बच्चों, जैसे मैं कहता हूँ वैसे फॉलो कीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कहीं भी कोई भी कोचिंग में पढ़ते हो आप उसका मॉड्यूल लीजिए और क्वेश्चन लगाइए। मेरे लेक्चर पढ़ने के बाद, मेरे चैप्टर खत्म हो जाने के बाद आपका उस चैप्टर से सारा क्वेश्चन लगेगा। दुनिया का कोई भी आप मॉड्यूल ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, आप बनाइए। आप पिछले नीट में जितना भी क्वेश्चन आया है सबको बनाइए, उस चैप्टर से रिलेटेड सब आपको मेरे नोट से मिलेगा। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। कवरिंग ऑफ लंग्स, लंग्स का कवर। देखिए बच्चों, ये जैसे कि मैं एक लंग बनाया हूं, और इस लंग का जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री मेम्ब्रेन जो होता है उसी को प्लूरल मेम्ब्रेन होता है। ये मेम्ब्रेन आउटर में भी होता है, इनर में भी होता है। आउटर वाले मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरोन, और इनर वाले मेम्ब्रेन को बोलते हैं विसरल प्लूरोन, और इसी दोनों को मिला के बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्लियर बच्चों? और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, दोनों को सेपरेट किए हुए रखता है, इसके बीच में रहता है एक फ्लूइड, जिसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ये फ्लूइड इसलिए होता है ताकि बाहर से कोई धक्का उक्का मिलता है, किसी आउटर ऑर्गेन के द्वारा जो धक्का होता है, इस धक्के की वजह से दोनों मेम्ब्रेन के बीच ज़्यादा फ्रिक्शन ना पैदा हो जाए, उसी फ्रिक्शन को बचाए रखने के लिए ये फ्लूइड रहता है। तो फ्रिक्शन कम से कम होता है। इसी वजह से मैंने नोट में करके लिख भी दिया है, प्लूरल फ्लूइड प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ टू प्लूरल मेम्ब्रेन एंड रिड्यूसेस, कम से कम करता है क्या? फ्रिक्शन फ्रॉम अदर ऑर्गन, जो दूसरे ऑर्गन के द्वारा हो सकता है। क्लियर बच्चों? अब यहां पे देखिए बच्चों, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है इसमें कभी कभी इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये इन्फ्लामेशन अगर प्लूरल मेम्ब्रेन में होता है तो उसी को हम बोलते हैं प्लूराइटिस हो गया, या दूसरा नाम प्लूराइसी हो गया। क्लियर? तो ये कवर था लंग्स का। क्लियर बच्चों? अब आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं इसको। देखिए बच्चों, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को 2 जोन में बांटा है बच्चों, एक कंडक्टिंग जोन और दूसरा है रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है? कंडक्टिंग जोन जिससे सिर्फ कंडक्शन होगा, ट्रांसफर होगा गैसेस का, और रेस्पिरेटरी जोन मतलब जिसमें वह जोन जिससे सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। क्लियर बच्चों? कंडक्टिंग जोन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है।
एक्सटर्नल, ये नाक का जो बाहरी जो सुराग दिखता है बच्चों, उसी को बोलते हैं नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है क्या, कंडक्टिंग जोन। ठीक है, और ये कंडक्टिंग जोन यहां से यहां तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो भी टिश्यू से बना होता है, एक खास तरह का टिश्यू से बना होता है जिसको हम बोलते हैं इपिथेलियम। और कौन सा इपिथेलियम टिश्यू, सिंपल सिलिएटेड कॉलुमनार इपिथेलियल टिश्यू। आपको पूछेगा कि कंडक्टिंग जोन कौन से टिश्यू से बना होता है, तो आप बोलेंगे इपिथेलियम। इपिथेलियम में भी कौन सा टिश्यू, सिंपल सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, जैसे कि मैंने उस टिश्यू का सिंपल कॉलुमनार सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम टिश्यू का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए, ये एक सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियम टिश्यू है, कॉलम शेप है। इसमें आपको देख रहे हैं रेड कलर से मैंने रेसा रेसा बना दिया, ये एक सीलिया है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे सेल्स होता है जिसको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल, और ये गॉबलेट सेल म्यूकस रिलीज करता है, जिसके वजह से आपका कंडक्टिंग जोन, पूरे का पूरे कंडक्टिंग जोन बच्चों नमीपन रहता है, उसमें फ्रिक्शन पैदा करने में हेल्प करता है। ठीक है, आपका जब एयर जाता है तो एयर को फिल्टर करने में और उसके टेम्परेचर को मेंटेन करवाने में यही म्यूकस हेल्प करता है। तो ये म्यूकस कहाँ से निकलता है, गॉबलेट सेल, जो आपके उसी एपिथेलियम टिश्यू में प्रेजेंट होता है। क्लियर बच्चों, और इसमें सीलिया भी होता है, कोई डस्ट वगैरह जाता है तो उसको पकड़ लेता है ये सीलिया। क्लियर बच्चों, कहां से कहां तक होता है समझ गए। अब है रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन जो होता है बच्चों, वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर अल्विलाई तक होता है, लास्ट अल्विलाई तक होता है, जिसको हम यूनिट ऑफ लंग्स भी बोलते हैं। क्लियर बच्चों, ये एक खास तरह का टिश्यू से बना होता है, एपिथेलियम टिश्यू से। कौन सा एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। ये बहुत पतला होता है इस टिश्यू के मुकाबले, इसी वजह से गैस आसानी से एक्सचेंज हो जाता है, आसानी से अंदर का बाहर और बाहर का अंदर चले जाता है। क्लियर बच्चों, ये था दो जोन, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन, जो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बांटा गया है, पूरे कंडक्टिंग जोन को बांटा गया है, पूरे जितना भी ट्रैक है। इसका फंक्शन, अब दोनों का क्या क्या, कंडक्टिंग जोन में क्या क्या होता है, रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है, हम जाने। तो इसी वजह से मैंने नीचे करके लिखा है फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन, फिर पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन का क्या फंक्शन है, पहला कंडक्शन ऑफ एयर, एयर का कंडक्शन करवाता है, कहां से कहां, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू रेस्पिरेटरी जोन तक। क्लियर, रेस्पिरेटरी जोन तक लेकर, फिर वहां रेस्पिरेटरी जोन क्या करेगा वो बात की बात है। दूसरा है क्लियर कंडक्टिंग एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। एयर जैसे ही लिए उसमें अनवांटेड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया वगैरह, जर्म्स वगैरह बहुत कुछ होता है, उसी को हमने बोला फॉरेन पार्टिकल, उसको क्लियर भी करता है। म्यूकस के द्वारा पकड़ लेगा, एयर को मेंटेन करेगा, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, और साथ ही साथ जो उसमें सीलिया है उससे भी पकड़ लेगा। इसी वजह से तो आपके कंडक्टिंग जोन में जो टिश्यू है, सिंपल सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियल, उसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्यों होता है, ताकि कंडक्टिंग एयर को क्या कर सके, क्लियर कर सके। तीसरा ह्यूमिडिफिकेशन, ये ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर मतलब नमी बनाए रखता है, एयर में नमीपन। कभी कभी हम एकदम ड्राई एयर को भी ले लेते हैं, ड्राई एयर भी हमारे अंदर जैसे ही जाता है तो उसमें नमीपन आ जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी, हमारा जो अंदर जाएगा वो ड्राई एयर को नहीं ले पाता है, उसमें नमी वाला एयर ले पाता है। तो नमी, अगर हम ड्राई एयर लेंगे तो फिर उसमें नमी कैसे आएगा, तो हमारा ये जो कंडक्टिंग जोन है उसमें नमी दे देता है। तो ह्यूमिडिफिकेशन करता है, मेंटेन टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करता है कंडक्टिंग एयर का अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जैसा रहेगा उसके हिसाब से मेंटेन करता है। तो ये कुल मिला के 4 फंक्शंस हैं कंडक्टिंग जोन के। फिर से मैंने ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम से मैं समझाना चाहता हूं कि ये कंडक्टिंग जोन, ये रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन शुरू होता है ट्रेकिया से, और ट्रेकिया होता है तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ही, लेकिन पाइप अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये जो पाइप है इसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। फिर ट्रेकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई,
ब्रोंकाई में ये प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्सरी सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्सरी ब्रोंकाई। फिर ये ब्रोंकाई फिर से डिवाइड होते जाता है। तो पहला वाला को प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं, फिर वहाँ से दूसरा डिवाइड होगा तो सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर डिवाइड होगा तो उसको बोलेंगे टर्सरी ब्रोंकाई। क्लियर बच्चों? फिर लास्ट में टर्सरी ब्रोंकाई के बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आता है, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आता है। और यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो रेड पेन से बनाया है ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर है जो हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है बच्चों। ठीक है, ये ट्रेकिया से ही स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक रहता है बच्चों? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक रहता है। यहाँ तक देखिए, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखा दिया है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ये रहता है। ट्रेकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ये सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट इन कहाँ? ट्रेकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में नहीं होता है। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद शुरू हो जाता है रेस्पिरेटोरी जोन। रेस्पिरेटोरी जोन का पहला वाला पार्ट रेस्पिरेटोरी ब्रोंक्यूल्स, फिर अल्व्यूलर डक्ट, फिर अल्व्यूलर सैक। क्लियर बच्चों? तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये डायग्राम को भी समझ गए होंगे कहाँ पे क्या क्या होता है। और ये फंक्शन था कंडक्टिंग जोन का। अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटोरी जोन। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं बच्चों। रेस्पिरेटोरी जोन का बस एक मात्र फंक्शन हमने लिखा है, डिफ्यूजन ऑफ गैस। गैसेस का डिफ्यूजन होता है। इधर का गैस उधर जाएगा, उधर का गैस इधर आएगा, यानी हाई टू लो होगा। जिधर जो गैस जितना ज़्यादा होगा उधर से लो की तरफ आएगा। तो यानी सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन होता है। अब आते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ अल्व्यूलाई, जहाँ लास्ट पार्ट पूरे रेस्पिरेटोरी जोन के जो लास्ट वाला पार्ट होता है अल्व्यूलाई, जो शैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें देखते हैं कि जहाँ लास्टली जहाँ पे गैस जाता है वहाँ गैस जाकर फिर बाद में क्या होता है। देखिए बच्चों, ये जो मैंने बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, थैला लाइक स्ट्रक्चर जो बनाया है, ये अल्व्यूलाई है। ये अल्व्यूलाई है जिसको हम लंग्स का यूनिट भी कहते हैं। एक लंग्स में लगभग 300 मिलियन के बराबर अल्व्यूलाई होता है। ये भी लिख दिया है बच्चों। ये देखिए बच्चों, एयर आया बाहर से और अंदर गया, और अंदर से भी बाहर की तरफ जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन आया और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड था इधर से ही ना जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसी वजह से मैंने 2 एरो इस तरह से बनाया है, यानी रिवर्सिबल का एरो। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये अल्व्यूलाई के अंदर में मैंने अलग अलग पेन से, अलग अलग रंग वाले पेन से कोटिंग किया है। तो यहाँ पे ये ब्लैक से, फिर रेड से, फिर ब्लैक से, ये अलग अलग तरह का सेल्स है बच्चों। क्या है बच्चों? अलग अलग तरह का सेल्स है। तो इसमें जो रेड पेन से जो मैंने दर्शाया है, ये टाइप 2 निमोसाइट है। ये रेड पेन से जो दर्शाया है ये टाइप 2 निमोसाइट से। ये सेल क्यूब शेप का होता है। ये सेल का काम लेसिथीन रिलीज करना है। क्या रिलीज करता है टाइप 2 निमोसाइट्स? लेसिथीन, जो एक तरह का फोस्फोलिपिड है। जो क्या है बच्चों? नहीं दिख रहा था? हाँ, टाइप 2 निमोसाइट जो क्यूब शेप का होता है, ये रिलीज करता है लेसिथीन, जो एक तरह का फोस्फोलिपिड है। क्लियर? ये सर्फेक्टेंट के तरह काम करता है, मतलब ये अल्व्यूलाई को पिचकने से बचाए रखता है। क्लियर बच्चों? हमेशा गुब्बारे की तरह फुलाए रखता है। क्लियर? और ये जो ब्लैक पेन से जो मैंने दर्शाया है, ये टाइप 1 निमोसाइट है। क्लियर बच्चों? ये टाइप 1 निमोसाइट सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम का बना होता है। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो ये अंदर में जो सेल्स बनाया है, ये एक तरह का मैक्रोफेज है। एयर के थ्रू कोई भी डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल या कोई भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो ये सेल क्या करता है? उसको खा जाता है। यानी कि
मैक्रोफेज की तरह काम करता है। और चूंकि यह मैक्रोफेज अल्वियोलाई के अंदर है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं अल्वियोलर मैक्रोफेज, या फिर इसी का दूसरा नाम डस्ट सेल्स भी बोल सकते हैं। अल्वियोलाई के जस्ट सटा हुआ बहुत ही घने में कैपिलरीज मौजूद होते हैं। तो उसमें से मैंने एक कैपिलरीज का स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। ठीक है, ये कैपिलरी में ब्लड होता है और ब्लड में गैसेस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अल्वियोलाई में पहुंच जाता है डिफ्यूज होके, और फिर आप बाहर कर देते हैं। और अल्वियोलाई में एयर के साथ जो ऑक्सीजन आया है उस ऑक्सीजन को डिफ्यूज करवा के ब्लड कैपिलरी में डाल देता है, और फिर ये ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में चले जाता है। देखिए बच्चों, ये कैपिलरी और अल्वियोलाई जहां से मिला होता है तो वहां पे आपको सबसे ऊपर में क्या दिखा, टाइप 1 निमोसाइड दिखा। उसके दोनों के बीच में एक और मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे और एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये जो ब्लड कैपिलरी है इसका भी तो मेम्ब्रेन होगा ना, तो उसका मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, यानी एंडोथेलियम। क्लियर? इसका मतलब इस जगह पे 3 तरह का मेम्ब्रेन आ गया। एक ऊपर वाला जो टाइप 1 निमोसाइड है, दोनों के बीच में एक और मेम्ब्रेन है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला, और इस कैपिलरी का जो मेम्ब्रेन है उसको हमने बोला एंडोथेलियम। इसका मतलब यहां पर कुल मिलाकर कितने सारे मेम्ब्रेन्स हैं, नंबर ऑफ मेम्ब्रेन कितना है जिसके थ्रू डिफ्यूज होता है एयर? 3। कितने बच्चों? 3। यहां पे मैंने लिखा है। तो नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितने हैं? 3। कौन कौन? टाइप 1 निमोसाइड, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये तीनों मेम्ब्रेन को अगर मिला दिया जाए तो इसका थिकनेस लगभग 1 mm से कम होता है, 1 मिलीमीटर से कम होता है इस तीनों मेम्ब्रेन का थिकनेस। क्लियर बच्चों? तो ये था अल्वियोलाई के स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या क्या होता है, कहाँ से कैसे क्या होता है, सब कुछ मैंने अच्छे से डिटेल से बताया है डायग्राम के साथ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को सुनते ही जैसे ही ख़त्म हो जाए तो उसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप भी इसी तरह से फिगर बनाइए, ब्लैक रेड पेन, अलग अलग पेन से, और सजा कर नोट बनाइए और फिर उसको पढ़िए बच्चों। तब ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा दिमाग में घुसेगा और ज़्यादा दिन तक रहेगा और क्वेश्चन भी दनादन लगेगा। चलिए बच्चों, आगे नेक्स्ट पेज में चलते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या उसी को एटेलेक्टेसिस बोलते हैं। बच्चों, ये जो अभी मैंने बताया था सरफेक्टेंट, या उसी को लेसिथीन, टाइप 2 निमोसाइड रिलीज करता है लेसिथीन, या उसी को हमने बोला था फोस्फोलिपिड, जो सरफेक्टेंट की तरह काम करता है। मतलब अल्वियोलाई को फुलाए रखता है ना, तब ना आसानी से गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है। अगर वो पिचका रहेगा तो गैस आएगा ही नहीं, गैस आएगा नहीं तो फिर डिफ्यूजन होगा कैसे? ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है क्या है, वो लेसिथीन की कमी हो जाती है, यानी सरफेक्टेंट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से आपका एल्वुलाई कोलैप्स कर जाता है, मतलब पिचक जाता है। तो जब पिचक जाता है तब उसी को हम बोलते हैं एटेलेक्टेसिस हो गया है, मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया है। और ये हो जाएगा तो आप गैसेस का डिफ्यूजन नहीं कर पाएंगे, तो सही मात्रा में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और आपके बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो बाहर भी नहीं जा पाएगा, मतलब आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा। ये खास तौर पे छोटे बच्चे बेबी में देखने को मिलता है। क्लियर? अब आता है बच्चों रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अफेक्टेड बाय, यह मतलब गैसेस का जो डिफ्यूजन होता है उसका रेट किससे अफेक्टेड हो सकता है? पहला, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अगर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ज़्यादा मोटा होगा तो जाहिर सी बात है डिफ्यूजन कम से कम होगा। अरे ज़्यादा मोटा मेम्ब्रेन है तो गैसेस का आर पार आवागमन कम से कम होगा ना। जी हाँ, तो इसीलिए कहता है कि थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो हमने बताया था अभी, 3 मेम्ब्रेन मिलकर तब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनता है।
जिसमें टाइप 1 निमोसाइड होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और कैपिलरी का एंडोथेलियम होता है। तो वही डिफ्यूजन मेम्ब्रेन अगर ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो डिफ्यूजन कम होगा, मोटा रहेगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये भी प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। दूसरा कौन अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। गैसेस का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होगा। गैसेस अगर उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा तो कम से कम फोर्स लगा पाएगा, कम से कम प्रेशर लगा पाएगा, तो जाहिर सी बात है गैस का डिफ्यूजन भी कम से कम होगा। तीसरा कौन इफेक्ट करता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। गैस जितना आसानी से जितना ज़्यादा घुलेगा, जाहिर सी बात है उतना ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, और गैस अगर कम से कम घुलने की टेंडेंसी रखेगा तो डिफ्यूजन कम होगा। मैंने कुछ ब्रैकेट में लिख दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ज़्यादा होता है ऑक्सीजन के सॉल्युबिलिटी से। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल, घुलने की टेंडेंसी रखता है ऑक्सीजन की तुलना में। कितना ज़्यादा घुलने की टेंडेंसी रखता है ऑक्सीजन की तुलना में? 20 से 25 गुना ज़्यादा। क्लियर? अगला मैंने स्टार करके लिखा है मेमेलियन लंग्स आर सॉलिड। जाहिर सी बात है हमारा लंग्स जो होता है मेमेल्स का, जितना भी मेमेल्स हम ही क्या जितना भी, वो सॉलिड होता है, स्पॉन्जी होता है, मतलब सकिंग टाइप होता है। देखिए बच्चों, जब हम पैदा होते हैं, जैसे ही बाहर आते हैं माँ के पेट से, तो हम बाहर की एयर को मतलब सांस लेने की कोशिश, तो हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है? एयर भरता है। तो एयर जैसे ही भरता है तो मतलब कैसे हम जबरदस्ती तो वहां पे एयर को अंदर नहीं घुसाते हैं, ऑटोमेटिकली एयर जाता है अंदर में। वो इसलिए जाता है क्योंकि हमारा लंग्स उस वक्त फैल रहा होता है, और कोई भी चीज फैलता है तो जाहिर सी बात है बाहर से एयर को खींचता है। तो हमारा लंग्स में भी वही खींचने की टेंडेंसी रखता है, अपने अंदर एयर को घुसाने की टेंडेंसी रखता है, सक करने की टेंडेंसी रखता है। क्यों? क्योंकि वहां पे नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। तो इसी वजह से मेमेलियन लंग्स जो होता है वो सकिंग टाइप होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, एकदम पीछे की तरफ प्रेशर जनरेट होता है। क्लियर? समझ गए होंगे बच्चों? नहीं समझे होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको और अच्छे से समझा दूंगा। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर। जाहिर सी बात है आपके थोरेसिक चैम्बर में लंग्स होता है, विच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। जो एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है, मतलब उसमें एयर भरा होता है, टाइटली पैक्ड होता है। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड बाई, आपका जो थोरेसिक चैम्बर है वो किस किस से बना होता है? डोर्सल में वर्टेब्रल कॉलम होता है पीछे साइड में आपके थोरेसिक चैम्बर में अगर देखा जाए। वेंट्रल में स्टर्नम होता है, आपके आगे साइड में एक बत्ती होता है आगे साइड बीचों बीच, उसी को स्टर्नम बोलते हैं। लेटरल साइड में आपका दोनों साइड में उस रिब्स होता है, और लोअर साइड में डोम शेप जो होता है, डोम शेप का डायफ्राम होता है। नहीं दिख रहा था बच्चों? देख ली, डोम शेप का डायफ्राम होता है, गुंबद शेप का, मस्कुलर। ठीक है? सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। और यही अरेंजमेंट, इस तरह से ये अरेंज किया गया है पूरे थोरेसिक चैम्बर को कि जिसके वजह से आप आसानी से ब्रीथिंग कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं और छोड़ पाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है कि इतना भारी भरकम काम हो जाता है। ठीक है बच्चों? हाँ, एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर पल्मोनरी वॉल्यूम। जाहिर सी बात है बच्चों। चलिए अगला स्टार है सरफेस एरिया ऑफ लंग्स। पूरे लंग्स को अगर एक चादर की तरह बिछाया जाए खोलकर, तो लगभग उसका एरिया जो होता है वो 80 से लेकर 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 80 to 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है अगर पूरे लंग्स को खोलकर चादर बनाया जाए तो, एक पतला सा शीट बनाया जाए तो, और उसको नापेंगे तो उसका एरिया कितना होगा? लगभग 80 से लेकर 100 मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया बच्चों। तो अब अगले लेक्चर जो आपका 5th लेक्चर आएगा, उसमें ये था 4th लेक्चर,
जो आपका 5th लेक्चर आएगा उसमें अब आगे मैकेनिज्म पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको और अच्छे से मज़ा आने वाला है। इतना आप लोग करके रखिए बच्चों, नोट्स बनाइए और जो जो मैंने वीडियो में दिखाया है, और साथ ही साथ आप पढ़िए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।